नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। आपका स्वागत है सीओआर माहेश्वरी तकनीकी संस्थान पकड़ में। पिछले वीडियो में अपन ने एसी थ्योरी के टॉपिक के बारे में बात की थी, जिसके अंदर टॉपिक थे डेफिनेशन ऑफ एसी थ्योरी, रिलेटेड टर्म्स टू एसी थ्योरी। अब इस वीडियो के माध्यम से एसी थ्योरी के टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे, जिनमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर अपन बात करेंगे। एसी थ्योरी के अंदर पहला टॉपिक आज का है इंडक्टर एंड इंडक्टेंस, सेकंड टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, थर्ड टॉपिक इंडक्टिव रिएक्टेंस, फोर्थ टॉपिक कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फिफ्थ टॉपिक इम्पीडेंस। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। सबसे पहले बात आती है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? जब किसी कुंडली में एसी प्रोवाइड की जाती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण उस चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित किसी दूसरी कुंडली या स्वयं उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण। इसका हिंदी नाम होता है प्रेरण। उसके बाद में बात आती है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है? जब किसी कुंडली में एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसके कारण उसके अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो मुख्य विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, जिसे अपन इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। आगे बात आती है इंडक्टर। इंडक्टर आपने देखा होगा, जो अपने ट्यूबलाइट सर्किट के अंदर चौक आती है वो एक इंडक्टर है। नॉर्मली इंडक्टर एक कुंडली होती है, वो रोड पे भी होती है, वायु कोर पे भी होती है, आदि कई जैसे होती है। इंडक्टेंस, सबसे पहले बात आती है इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल, इसका प्रतीक क्या है? इसको डिनोट करते हैं एल से। इसका मात्रक हेनरी होता है। जब सिंबल प्रतीक तो इसका एल होता है, मात्रक हेनरी होता है। अगली बात आती है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की। कैपेसिटर, जब किन्हीं दो चालक धातु की प्लेटों को किसी अचालक पदार्थ से पृथक किया जाता है और उसमें आवेशों को संग्रहित किया जा सकता है, तो ऐसी युक्ति कैपेसिटर कहलाती है। इसे कंडेंसर नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात आती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर द्वारा संग्रहित की जाने वाली ऊर्जा की क्षमता कैपेसिटेंस कहलाती है, जिसे धारिता भी कहते हैं। दूसरे सरल शब्दों में अपन समझें तो किसी एसी परिपथ में वोल्टता के मानों में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करना कैपेसिटेंस कहलाता है। इसे अगर किसी गुण के हिसाब से इसकी परिभाषा दी जाए तो यह परिभाषा इस प्रकार होगी कि एसी परिपथ में वोल्टता के मानों में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करने का जो स्वभाव होता है वो क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर के सिंबल दिखाए गए हैं, प्रतीक दिखाए गए हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर कैपेसिटर को किस प्रकार किस सिंबल की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर, कई प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, जिनमें से हमने आज जो नॉर्मल कैपेसिटर, हमने कूलर वगैरह की मोटर या पंखे के अंदर अपने कैपेसिटर देखा है, लेकिन उसके अलावा कई प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, जो अलग से कैपेसिटर के टॉपिक पर जब चर्चा की जाएगी तो सभी के प्रकारों के बारे में, उनका वर्गीकरण, उनका उपयोग, उनकी संरचना सब बताया जाएगा। कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर की बात करें तो सिंबल यानी प्रतीक, इसको डिनोट सी से डिनोट किया जाता है और इसका मात्रक फैरेड होता है। अगली बात आती है आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की। किसी भी एसी परिपथ में किसी कुंडली द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या विरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। यानी किसी कुंडली के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे एक्सेल से डिनोट किया जाता है। एक्सेल इक्वल टू 2πfl। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है एक्सेल इक्वल टू 2πfl। यानी जब आपको किसी भी कुंडली का इंडक्टेंस की वैल्यू पता हो, L की वैल्यू पता हो, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न अवरोध है उसकी वैल्यू को अपन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। यहाँ पे एक्सेल दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस इन ओम्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस
का मात्रक ओम, यानी इसे ओम में मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू दी गई है 3.14। एफ जो सप्लाई सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी का मान जो हर्ट्ज में होता है। एल इंडक्टेंस जो कुंडली आपने प्रयोग की है उसका इंडक्टेंस क्या है, उसे हेनरी में। अब इसे आपका क्या बोलते हैं, एग्जांपल के थ्रू अपन समझ सकते हैं। एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, यहाँ पे 2 पाई गुणा 50, जो अपनी इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई की वो है 50 हर्ट्ज, और यहाँ पे अपन ने एल की वैल्यू ली है 0.15 हेनरी। यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं तो एक्सएल की वैल्यू निकल के आती है 47.12 ओम। इसके बाद में बात आती है उस परिपथ में बह रही धारा का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाए जब इंडक्टिव रिएक्टेंस है। यहाँ पे I इक्वल टू V अपॉन XL, I यानी धारा, V वोल्टेज या विद्युत वाहक बटा XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी उस परिपथ में कुंडली के कारण जो विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसका भाग सप्लाई वोल्टेज में दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने प्राप्त किया था कि XL की वैल्यू निकाली थी 47.12 वोल्ट, और अपना जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज उसकी वैल्यू अपन ले रहे हैं 100 वोल्ट। तो 100 में जब 47.12 का भाग दिया जाएगा तो इसकी धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू निकल के अपने पास आगे आ जाती है। आगे बात आती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसी ऐसी परिपथ में कैपेसिटर के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। मैं पुनः बताना चाहूंगा, किसी ऐसी परिपथ में कैपेसिटर के कारण जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, विरोध होता है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका मात्रक भी ओम में होता है। इसका फॉर्मूला दिया गया है, इसे एक्सी से जो डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला एक्सी का 1/2 पाई एफसी। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी धारिता का मान। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की सहायता से अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे अपने को फ्रीक्वेंसी दी गई है 100 हर्ट्ज, सी कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटर की धारिता का मान दिया गया है 50 माइक्रो फैराड। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल टू 1/2 पाई fc, xc अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 गुना 3.14 का वैल्यू आती है 6.28। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 हर्ट्ज रख दी गई है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 50 माइक्रो फैराड। यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं तो xc की वैल्यू निकल के आती है अपने पास 31.8 ओम, या लगभग 32 ओम के करीब इसकी वैल्यू निकल के आती है। इसके बाद बात आती है इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस क्या होता है, किसी भी ऐसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर भी जुड़ा हो सकता है, रेजिस्टेंस भी जुड़ा होता है, इंडक्टर भी जुड़ा होता है। तो सभी इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के कारण कुल परिपथ का जो अवरोध होता है विद्युत धारा के मार्ग में, अर्थात जब किसी ऐसी परिपथ में प्रस्तुत किया गया कुल अवरोध, इसके मार्ग में धारा के मार्ग में प्रस्तुत किया गया कुल अवरोध इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा को Z से डिनोट किया जाता है और इसका मात्रक भी ओम होता है। यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, Z r² प्लस x² का अंडर रूट वर्गमूल। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को वर्ग किया जाता है, यहाँ पे x दिया गया है x²। इसका मतलब है कि कुल रिएक्टेंस अगर केवल इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, केवल कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यदि दोनों हैं उस परिपथ में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों उपस्थित है तो क्या किया जाएगा, जिसकी वैल्यू यानी अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC में से XL को घटा दिया जाएगा। वहां पे क्या वैल्यू होगी, X इक्वल टू XL माइनस XC। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है XC से, यानी XL की वैल्यू XC से ज्यादा है तो XL में से XC को घटाएंगे तो अपने पास रिएक्टेंस X की वैल्यू आ जाएगी। यहीं पे अगर उल्टा हो, XC की वैल्यू XL से अगर ज्यादा हो तो अपन क्या करेंगे, XC में से XL को घटाएंगे, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस में से इंडक्टिव रिएक्टेंस को घटा देंगे, जिससे अपने को कुल जो रिएक्टेंस है वो प्राप्त हो जाएगा। उसका वर्ग करके इन दोनों वैल्यूज को जोड़ा जाता है, एडिशन किया जाता है और इनका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल दिया जाता है, जो कुल प्रतिबाधा होती है। इसे ओम से डिनोट करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो अच्छी बात है, अगर इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं।